बगदाद, वो शहर जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने सोने की मीनारें उठ खड़ी होती हैं, जिसकी गलियों में इतिहास सांस लेता है, जिसकी हवाओं में इत्र और केसर की महक घुली हुई है। दजला नदी के किनारे बसा ये शहर अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वैभवशाली शहर था। यहाँ हर तरफ बाजार थे, हर गली में दुकानें थी, हर चौराहे पर किस्सागो बैठे अपनी कहानियां सुनाते थे। रात को जब दिए जलते थे तो बगदाद का आसमान रोशनी से जगमगा उठता था। दूर से देखने वाले यात्री ये सोचते थे कि शायद जमीन पर कोई दूसरा आसमान उतर आया है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर रोशन दिखने वाली जगह के भीतर कहीं न कहीं अंधेरे के कोने भी छुपे होते हैं। बगदाद की उसी भव्यता के पीछे, उन सुनहरे महलों की परछाई में ऐसी गलियां भी थी जहां गरीबी रहती थी, जहां भूख रोती थी, जहां इंसान की कद्र नहीं थी। ये किस्सा उन्हीं गलियों का है। ये किस्सा उस बगदाद का है जो किताबों में नहीं मिलता। ये किस्सा एक ऐसे नौजवान का है जिसका नाम था कामिल। कामिल का जन्म बगदाद के पुराने हिस्से में हुआ था, उस मोहल्ले में जिसे लोग हारत अल-फुकरा यानी गरीबों की बस्ती कहते थे। ये बस्ती दजला नदी के उस किनारे पर थी जहां पानी तो बहता था लेकिन उसकी खुशबू नहीं आती थी, जहां हवा तो चलती थी लेकिन उसमें ताजगी नहीं होती थी। यहाँ के मकान मिट्टी के थे, छतें टूटी फूटी थीं और दरवाजे इतने पतले थे कि उनमें से दो लोग एक साथ नहीं गुजर सकते थे। कामिल के पिता का नाम था उस्ताद अब्दुल्ला। वो एक आलिम इंसान थे, पढ़े लिखे, नेक दिल और दुनिया की नजर में गरीब लेकिन अपने दिल की नजर में बहुत अमीर। उस्ताद अब्दुल्ला बगदाद के एक मदरसे में पढ़ाते थे। बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, हिसाब सिखाते थे, खत यानी लिखावट की तालीम देते थे। उनकी मजलिस में हर तबके के बच्चे आते थे, अमीर के बच्चे भी और गरीब के बच्चे भी। उस्ताद अब्दुल्ला ने कभी किसी से फर्क नहीं किया। उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे। लेकिन नेकी का बदला इस दुनिया में हमेशा नेकी से नहीं मिलता। उस्ताद अब्दुल्लाह की तनख्वाह बहुत कम थी। उनके परिवार में उनकी बीवी ज़ैनब थी और 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। वो बेटा ही कामिल था। कामिल जब 5 साल का था, उसी साल बगदाद में एक बड़ी बीमारी आई। बुखार की एक लहर पूरे शहर में फैल गई। अमीर लोगों ने हकीमों को बुलाया, दवाइयां खरीदी और बच गए। गरीबों के पास न हकीम था न दवा। उस्ताद अब्दुल्लाह भी उस बुखार की चपेट में आ गए। 15 दिन वो बिस्तर पर पड़े रहे। ज़ैनब ने रात रात भर उनकी सेवा की। पड़ोसियों ने जो कुछ मदद हो सकी वह की, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो टलता नहीं। उस्ताद अब्दुल्लाह इस दुनिया से चले गए। 5 साल का कामिल उस दिन को याद करते हुए बड़ा हुआ। उसे याद था कि उस सुबह घर में एक अजीब खामोशी थी। उसे याद था कि उसकी माँ की आंखें लाल थी लेकिन वो रो नहीं रही थी। उसे याद था कि पड़ोस की औरतें आई थी और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा था और उसे कुछ समझ नहीं आया था। बस इतना समझ आया था कि अब घर में जो बड़ी आवाज थी, जो रौनक थी, जो महफिल थी, वो चली गई। अब घर एक खाली बर्तन की तरह था जिसमें आवाज गूंजती थी लेकिन कुछ नहीं होता था। ज़ैनब एक मजबूत औरत थी, टूटी नहीं। अपने 3 बच्चों को सीने से लगाया और ठान ली कि जो भी हो इन बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगी। उन्होंने पड़ोस के घरों में काम करना शुरू किया। कपड़े धोती थी, खाना पकाती थी, बच्चे संभालती थी। दिन रात एक करके वो अपने बच्चों का पेट भरती थी। कामिल बड़ा होता गया और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया में एक बड़ी खाई है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और उसका परिवार दूसरी तरफ था। लेकिन कामिल के पास एक चीज थी जो उसके बाप ने दी थी, इल्म। उस्ताद अब्दुल्लाह जाते जाते अपना वो खजाना कामिल के दिल में छोड़ गए थे। कामिल ने मदरसे में पढ़ना जारी रखा। पड़ोस के एक बुजुर्ग आलिम शेख नूरुद्दीन ने उसकी मदद की। उन्होंने कामिल की प्रतिभा देखी और उसे मुफ्त में पढ़ाया और कामिल ने पढ़ा, खूब पढ़ा। रात को जब माँ थक कर सो जाती थी तब कामिल एक छोटे से दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता था। उसकी आंखें जलती थी लेकिन वो रुकता नहीं था। उसे अपने बाप का वो वाक्य याद था जो उन्होंने एक बार कहा था, इल्म वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ये तुम्हारे साथ कब्र तक जाएगी। कामिल ने खत की कला सीखी। वो बेहद सुंदर लिखता था। उसकी लिखावट देखकर लोग हैरान रह जाते थे। हर अक्षर जैसे किसी कारीगर ने तराशा हो, हर शब्द जैसे किसी ने फूल की पंखुड़ियां बिछाई हो। ये हुनर उसे अपने बाप से विरासत में मिला था। उस्ताद अब्दुल्लाह का खत भी बगदाद में मशहूर था।
16 साल की उम्र में कामिल ने काम शुरू किया। वो बाजार में एक दुकान के पास बैठता था और लोगों के लिए खत लिखता था, दस्तावेज लिखता था, अर्जिया लिखता था। उसकी मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन उसने कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगा। जो मिलता उसमें गुजारा करता। माँ जैनब उसे देखती थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, फख्र के थे। उन्हें अपने बेटे पर नाज था। बगदाद के उस हिस्से में एक बात और थी जो कामिल की जिंदगी को समझने के लिए जरूरी है। बस्ती के उत्तर में एक बड़ा बाजार था, सूक अलवर, यानी किताबों और कागजों का बाजार। यहाँ नक्काश बैठते थे, कातिब बैठते थे, किताबों की नकलें उतारने वाले लोग काम करते थे। ये बगदाद का वो हिस्सा था जहाँ इल्म बिकता था। और इसी बाजार में एक दिन कामिल की जिंदगी का वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उस मोड़ की बात आगे आएगी। पहले ये समझना जरूरी है कि कामिल किस मिट्टी का बना था। कामिल की उम्र 18 साल थी जब ये किस्सा शुरू होता है। कद दरमियाना था, रंग गेहुआ, आंखें बड़ी और गहरी। उन आंखों में एक अजीब चमक थी जो अक्सर बहुत ज्यादा सोचने वाले लोगों की आंखों में होती है। उसके हाथ हमेशा स्याही से सने होते थे क्योंकि वो लिखता बहुत था। उसके कपड़े साफ थे लेकिन पुराने, कई जगह से सिले हुए। उसके पांवों में जूते थे जो एक मोची के यहाँ से उधार लिए गए पैसों से खरीदे गए थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कामिल में एक ऐसी चीज थी जो अमीर से अमीर आदमी में भी कम ही होती है। वो था उसका ज़मीर, उसकी ईमानदारी, उसका वो संस्कार जो माँ ने दिया था और बाप की याद ने जिंदा रखा था। एक बार एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने एक पुराना कागज का टुकड़ा दिखाया और कहा कि इस पर जो लिखा है वो पढ़ो। कामिल ने पढ़ा। उस कागज पर एक जमीन का दस्तावेज लिखा था। बूढ़ी औरत ने बताया कि कोई दूसरे शहर का व्यापारी उसे ये जमीन बेचना चाहता है और उसने ये कागज दिया है। कामिल ने ध्यान से पढ़ा और उसे समझ आया कि उस कागज में एक बड़ी चालाकी थी। असल में उस जमीन पर पहले से किसी और का कर्जा था और वो व्यापारी इस बूढ़ी औरत को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लेना चाहता था। कामिल ने उस बूढ़ी औरत को सारी बात समझाई। बूढ़ी औरत की जान बची, उसकी पूरी जमा पूंजी बचाई कामिल ने। बूढ़ी औरत ने कामिल को इनाम देना चाहा। कामिल ने मना कर दिया। यही था कामिल। अब बगदाद के उस दूसरे पहलू की बात करते हैं जो इस किस्से का असल केंद्र है। बगदाद में उस जमाने में एक बहुत ताकतवर शख्स था, वजीर मंसूर इब्न अली। ये वजीर खलीफा के दरबार का एक बड़ा अफसर था। उसके हाथ में बहुत से अधिकार थे। शहर के कर वसूलने का काम, दस्तावेजों की मुहर लगाने का काम, व्यापारियों को इजाजतनामे देने का काम। इतनी ताकत थी उसके हाथ में कि आधा बगदाद उससे डरता था। वजीर मंसूर दिखने में एक नेक और सम्मानित आदमी था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े कीमती थे, बोलने का अंदाज ऐसा था कि सुनने वाले को लगता था कि कोई बड़ा दानिशमंद बात कर रहा है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ता था, गरीबों को खाना खिलाता था, कम से कम लोगों के सामने, और हर बड़े मौके पर सदके और खैरात की बातें करता था। लेकिन इस नेक दिखने वाले पर्दे के पीछे एक और आदमी छुपा था। वो आदमी लालची था, बेरहम था। जो उसके काम आए उसकी इज्जत करता था और जो उसके रास्ते में आए उसे मिटा देता था। उसने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके बगदाद के कई गरीब परिवारों की जमीनें हड़पी थी। कई ईमानदार अफसरों को झूठे इल्जाम लगाकर नौकरी से निकलवाया था। कई व्यापारियों को इतनी परेशानी में डाला था कि वे बर्बाद हो गए। लेकिन ये सब काम वो इतनी चालाकी से करता था कि कभी उस पर कोई उंगली नहीं उठती थी। वो इस्तेमाल करता था दूसरे लोगों को, बिचौलियों को, झूठे गवाहों को, भ्रष्ट अफसरों को। और वो ये भी जानता था कि उसकी असली ताकत कहाँ है, दस्तावेजों में। बगदाद में उस जमाने में जो भी काम होता था वो कागज पर होता था। जमीन की बिक्री कागज पर होती थी, काराजा का लेन देन कागज पर होता था, व्यापार के इजाजतनामे कागज पर होते थे और इन कागजों पर वजीर मंसूर की मुहर लगती थी। जिसने मुहर को काबू किया उसने बगदाद को काबू किया। ये था वो बगदाद जिसमें कामिल रहता था। एक तरफ मिट्टी के मकान, भूखे पेट और ईमानदारी के साथ काम करने वाले गरीब लोग, दूसरी तरफ सोने के महल, कीमती कपड़े और लालच की बुनियाद पर खड़ी हुई एक रियासत। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक दिन कामिल का रास्ता वजीर मंसूर के रास्ते से टकरा गया और उस टकराव ने एक ऐसा किस्सा शुरू किया जिसे बगदाद की गलियां बरसों याद रखेंगी। उस दिन का माहौल याद करो। सुबह का वक्त था। दजला नदी पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और पानी पर सोने जैसी चमक आ रही थी। बाजार में दुकानें खुल रही थी।
खजूर बेचने वाले अपनी आवाजें लगा रहे थे। मसाले की महक हवा में घुल रही थी। कामिल उस दिन सूक अलवर्राकीन में अपनी जगह पर बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी दरी थी जिस पर उसकी दवात, कलम और कुछ कागज रखे थे। वो एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी एक शख्स आया। बूढ़ा था, चेहरे पर परेशानी थी, आंखें भीगी हुई थी। उसने कामिल के सामने बैठकर एक अजीब दास्तान सुनाई। उस बूढ़े आदमी का नाम था शेख इब्राहिम, एक मशहूर और नेक व्यापारी जिसकी बगदाद में बड़ी इज्जत थी। और उस दिन वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में था। लेकिन वो मुसीबत क्या थी, ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि उससे कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था। कामिल ने सुना, ध्यान से सुना, और जैसे जैसे उसने सुना उसका चेहरा पहले हैरानी से, फिर गुस्से से और फिर एक गहरी सोच से भर गया। शेख इब्राहिम ने जो बताया वो ये था कि उनके पास एक ऐसा दस्तावेज था जो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई की गवाही देता था। एक जमीन का दस्तावेज जो उन्होंने 30 साल पहले खरीदी थी। वो जमीन अब बहुत कीमती हो गई थी क्योंकि उस पर एक बड़ी दुकान थी जो शेख इब्राहिम की सारी आमदनी का जरिया थी। और अब अचानक एक नया दावेदार आया था, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में भी उसी जमीन का दस्तावेज था और उस नए दस्तावेज पर वजीर मंसूर की मुहर लगी हुई थी। शेख इब्राहिम जानते थे कि वह दस्तावेज झूठा था, लेकिन वजीर की मुहर के सामने उनकी बात कौन सुनता। और यहीं से ये किस्सा शुरू होता है। कामिल ने दोनों दस्तावेजों को बड़े ध्यान से देखा। उसने एक एक अक्षर को परखा। उसकी उन गहरी आंखों में एक तेज रोशनी थी जो किसी चीज को पहचान रही थी, और वह चीज थी एक झूठ। उस झूठे दस्तावेज में एक बहुत छोटी सी गलती थी, ऐसी गलती जो कोई साधारण पढ़ा लिखा आदमी नहीं पकड़ सकता था। लेकिन कामिल कोई साधारण कातिब नहीं था। उसने देखा कि उस दस्तावेज में इस्तेमाल की गई स्याही उस तारीख की स्याही नहीं थी जो उस पर लिखी थी। उस जमाने की स्याही में एक खास रंग होता था जो वक्त के साथ बदलता था। ये दस्तावेज पुराना दिखाया गया था, लेकिन उसकी स्याही का रंग बता रहा था कि ये बहुत हाल ही में लिखा गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक नकली दस्तावेज था और उस पर वजीर मंसूर की मुहर थी। कामिल उस दिन बहुत देर तक सोचता रहा। उसने शेख इब्राहिम की मदद करने का वादा किया। शेख इब्राहिम चले गए, लेकिन कामिल वहां बैठा रहा। उसे उस वक्त ये नहीं पता था कि उसने जो देखा था, जो जाना था, वो उसकी जिंदगी को पलट देगा। वो नहीं जानता था कि इस एक फैसले के बाद उसकी दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। वो नहीं जानता था कि एक गरीब कातिब की ईमानदारी और एक ताकतवर वजीर का जुल्म दोनों आपस में टकराने वाले हैं, और इस टकराव में कौन जीतेगा ये देखने के लिए खुद कुदरत भी रुक गई थी। बगदाद की उस शाम को सूरज थोड़ा धीरे डूबा था, जैसे वो भी जानना चाहता हो कि आगे क्या होगा। और दजला नदी का पानी बह रहा था, बिना रुके, बिना थके, जैसे वो कह रहा हो कि वक्त गुजरता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जुल्म भी आएगा, सब्र भी आएगा, और आखिर में इंसाफ भी आएगा। बस थोड़ा इंतजार करो, बस थोड़ा सब्र रखो। वो रात बगदाद पर आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी। शाम के वक्त मुअज्जिन की आवाज गूंजी और पूरे शहर में नमाज के लिए पुकार हुई। मस्जिदों के मीनारों पर दिए जले, गलियों में रात के पहरेदार घूमने लगे, बाजार की दुकानें बंद हुई और व्यापारी अपने घरों की तरफ चल दिए। कामिल उस रात जल्दी नहीं सोया। वो अपनी माँ जैनब के साथ उस छोटे से कमरे में बैठा था जिसमें वे दोनों रहते थे। कमरे में एक मिट्टी का दिया था जिसकी लौ कभी कभी हवा से कांपती थी। जैनब अपने हाथ से धागे बुन रही थी। उनकी उंगलियां काम करती थी, लेकिन उनकी आंखें बेटे पर थी। कामिल के चेहरे पर एक गहरी सोच थी। वो उन दोनों दस्तावेजों के बारे में सोच रहा था जो उसने आज देखे थे। शेख इब्राहिम का असली दस्तावेज और वजीर मंसूर की मुहर वाला झूठा दस्तावेज। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, अगर ये झूठ है तो वो इसे कैसे साबित करे, और अगर उसने इसे साबित करने की कोशिश की तो वो वजीर मंसूर जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ खड़ा होगा। और एक गरीब कातिब का वजीर के खिलाफ खड़ा होना ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये कामिल को पता था। लेकिन अगर वो चुप रह गया तो शेख इब्राहिम का क्या होगा? उनकी पूरी जिंदगी की कमाई लुट जाएगी, एक बेगुनाह इंसान बर्बाद हो जाएगा, और कामिल का ज़मीर जो उसके बाप की विरासत थी वो उसे चुप रहने नहीं देगा। उस रात कामिल ने एक फैसला किया, वो शेख इब्राहिम की मदद करेगा, चाहे जो हो। अगले दिन सुबह जब कामिल सूक अलवर्राकीन में पहुंचा तो उसने देखा कि बाजार में एक अजीब सी हलचल है। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ लोग इशारे कर रहे थे। कामिल ने ध्यान दिया तो पाया कि वो हलचल उसी की वजह से थी।
कल शेख इब्राहिम उसके पास आए थे। ये बात किसी ने देख ली थी और बगदाद एक ऐसा शहर था जहां हर बात जल्दी फैलती थी, खास तौर पर वजीर मंसूर के कानों तक। कामिल को अभी ये नहीं पता था, लेकिन वजीर मंसूर के पास एक बहुत बड़ा जासूसी तंत्र था। बाजार में, हर गली में उसके आदमी होते थे जो हर बात की खबर उस तक पहुंचाते थे। और जब शेख इब्राहिम ने किसी कातिब से अपना मामला सलाह लिया, ये खबर भी उन आंखों से छुपी नहीं रही। उस दिन दोपहर को एक आदमी कामिल के पास आया। वो आदमी अच्छे कपड़े पहने था, उसका चेहरा हंसमुख था, लेकिन उसकी आंखें किसी बात को तौल रही थी। उस आदमी का नाम था खालिद। खालिद कामिल का बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, बचपन में साथ खेले थे, साथ पढ़े थे। लेकिन जब कामिल बड़ा होता गया तो उनकी राहें अलग हो गई। खालिद ने किसी तरह से वजीर मंसूर के दफ्तर में काम पा लिया था। एक छोटे से क्लर्क की नौकरी थी, लेकिन खालिद उसे बड़े गर्व से बताता था। खालिद कामिल के पास आकर बैठा, उसने इधर उधर की बातें की, बचपन की यादें ताजा की, फिर आहिस्ता से असली मुद्दे पर आया। उसने कामिल को बताया कि वजीर मंसूर तक ये खबर पहुंच गई है कि शेख इब्राहिम किसी कातिब से सलाह ले रहे हैं और वजीर को ये पसंद नहीं आया। खालिद ने यह भी कहा कि वजीर मंसूर एक बड़े और ताकतवर आदमी है, उनसे पंगा लेना मतलब आग से खेलना है, और एक गरीब कातिब की क्या हैसियत कि वो वजीर के मामलों में दखल दे। ये बात सुनकर कामिल के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ गुजरा। क्या वो डर था? नहीं, वो था एक गहरी समझ। वो समझ रहा था कि खालिद उसे चेतावनी दे रहा था, लेकिन ये चेतावनी दोस्ती में नहीं, किसी और के इशारे पर दी जा रही थी। कामिल ने खालिद से कहा कि वो सोचेगा। खालिद चला गया। कामिल देर तक बैठा रहा। उसके दिल में एक लड़ाई थी। एक तरफ था उसका ज़मीर, दूसरी तरफ थी उसकी गरीबी। एक तरफ थी शेख इब्राहिम की मुसीबत, दूसरी तरफ थी उसकी अपनी माँ की जिंदगी। अगर वो वजीर के खिलाफ बोला और वजीर ने उसे नुकसान पहुंचाया तो माँ का क्या होगा? वो अकेली थी, बीमार रहती थी। अगर कामिल नहीं रहा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन दूसरी तरफ अगर वो चुप रहा तो क्या वो कभी अपने बाप की आत्मा के सामने खड़ा हो सकेगा? क्या उस्ताद अब्दुल्लाह ने उसे ये सिखाया था कि सच को छुपाओ, झूठ को जीतने दो? नहीं, कामिल ने उस दिन की शाम को एक और फैसला किया। वो शेख इब्राहिम के साथ काजी के पास जाएगा। वो दोनों दस्तावेजों की तुलना करके दिखाएगा। वो झूठ उजागर करेगा जो उसने देखा था। लेकिन इससे पहले उसे एक और चीज करनी थी। उसे उस झूठे दस्तावेज का गहराई से अध्ययन करना था, और इसके लिए उसे किसी ऐसे आदमी की मदद चाहिए थी जो उस दौर की स्याही और कागज के बारे में जानकार हो। कामिल को एक नाम याद आया, उस्ताद यूसुफ अल-वर्राक। उस्ताद यूसुफ बगदाद के सबसे पुराने और सबसे जानकार कातिब थे। उनकी उम्र 70 साल के आसपास थी। वो बगदाद के उस दौर को जानते थे जब सूक अल-वर्राकीन अभी शुरू ही हुआ था। उन्हें हर दौर की स्याही, हर दौर के कागज, हर दौर की लिखावट की पहचान थी। अगर कोई ये बता सकता था कि वह दस्तावेज कितना पुराना है तो वो उस्ताद यूसुफ थे। कामिल उनके पास गया। उस्ताद यूसुफ एक पुरानी दुकान में बैठते थे। उनके आसपास किताबें थी, कागजों के बंडल थे, पुरानी स्याही की दवातें थी। वो एक बूढ़े दरख्त की तरह थे, बाहर से झुके हुए लेकिन भीतर से पूरी तरह जिंदा। कामिल ने उन्हें वो झूठा दस्तावेज दिखाया। उस्ताद यूसुफ ने उसे हाथ में लिया, आंखें सिकोड़ी, नजदीक लाया, सूंघा। हाँ, सूंघा। पुराने कातिब अक्सर ऐसा करते थे। फिर उन्होंने उसे धूप में रखकर देखा और फिर उन्होंने जो कहा वो कामिल की उम्मीद से ज्यादा था। उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज बहुत हाल का है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने पुराना, लेकिन इस पर जो तारीख लिखी है वो 30 साल पुरानी है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें इस्तेमाल किया गया कागज भी उस दौर का नहीं है। ये एक खास किस्म का कागज है जो सिर्फ 5 साल पहले से बाजार में आया है। ये एक जाली दस्तावेज था और अब इसके सबूत थे। कामिल के हाथ थोड़े कांपे, लेकिन ये डर के कांपना नहीं था, ये उस एहसास का कांपना था जो तब होता है जब आप जानते हैं कि आप सच के बहुत करीब हैं। उस्ताद यूसुफ ने कहा कि वो ये गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वजीर मंसूर बहुत ताकतवर है और उनसे पंगा लेना आसान नहीं है। कामिल ने उन्हें शुक्रिया कहा और वहां से निकल पड़ा। अब उसके पास सबूत थे। अब उसे काजी रशीद के पास जाना था। काजी रशीद बगदाद के सबसे ईमानदार न्यायाधीश थे। उनकी शहर में बड़ी इज्जत थी। कहते थे कि उनके सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। वो अमीर गरीब में फर्क नहीं करते थे। कामिल ने शेख इब्राहिम को संदेश भेजा,
अगले दिन दोनों काजी के दफ्तर की तरफ चले। ये सुबह का वक्त था। बगदाद जाग रहा था। दजला नदी के पास से पानी लाने वाले लोग गुजर रहे थे। खजूर के दरख्तों की छाव में बच्चे खेल रहे थे। कामिल और शेख इब्राहिम उस भीड़ में चल रहे थे। एक बूढ़ा व्यापारी और एक गरीब नौजवान। दोनों के दिल में एक ही उम्मीद थी, इंसाफ। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके पीछे नजरें थी। वजीर मंसूर के जासूस उन्हें देख रहे थे और ये खबर जल्द ही वजीर के कानों तक पहुंचने वाली थी। वजीर मंसूर उस सुबह अपने महल में था। उसके कमरे में मोटे पर्दे थे, कालीन बिछे थे और एक बड़ी मेज पर ढेर सारे कागज थे। वो हर सुबह पहले अपने जासूसों की रिपोर्ट सुनता था। उस सुबह उसके एक जासूस ने आकर बताया कि शेख इब्राहिम एक नौजवान कातिब के साथ काजी के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। वजीर मंसूर के चेहरे पर एक पल के लिए एक भाव आया, जो किसी ने शायद देखा नहीं, लेकिन जो था वो भाव था डर। हाँ, उस ताकतवर वजीर को एक पल के लिए डर लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसका वह जाली दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उसने उसे बनवाने में बहुत चालाकी की थी, लेकिन कोई बहुत माहिर नजर उसमें कुछ देख सकती थी। और अगर काजी रशीद के पास सच्चे सबूत पहुंच गए तो उसका खेल खत्म हो सकता था। वजीर मंसूर ने बहुत जल्दी एक फैसला किया। उसने अपने एक खास आदमी को बुलाया। उसका नाम था सलमान। सलमान वजीर का सबसे करीबी और सबसे बेरहम आदमी था। उसने वजीर के लिए बहुत से काम किए थे जो दिन की रोशनी में नहीं हो सकते थे। वजीर ने सलमान को एक काम दिया। वो काम था उस नौजवान कातिब को रोकना। सलमान ने अपना काम शुरू किया। कामिल और शेख इब्राहिम अभी काजी के दफ्तर से कुछ ही दूर थे कि उनके सामने एक आदमी आया, एक शाही सिपाही। सिपाही ने उन्हें रोका। उसके हाथ में एक कागज था, एक हुक्मनामा। उस हुक्मनामे में लिखा था कि कामिल इब्न अब्दुल्लाह को वजीर मंसूर के दफ्तर में फौरन हाजिर होना है, एक जरूरी मामले में पूछताछ के लिए। कामिल ने वो कागज पढ़ा। उसने शेख इब्राहिम की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली और उस एक नजर में दोनों को समझ आ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वजीर मंसूर की चाल थी। कामिल के पांव रुक गए, उसका दिल धड़का, लेकिन उसने अपना चेहरा सपाट रखा। उसने शेख इब्राहिम को एक बात कही, एक जरूरी बात। उसने उन्हें वो सारी जानकारी दे दी जो उस्ताद यूसुफ ने उसे दी थी, ताकि अगर उसे रोका जाए तो शेख इब्राहिम अकेले भी काजी के पास जा सके। और फिर कामिल सिपाही के साथ चल पड़ा वजीर मंसूर के दफ्तर की तरफ। वो दफ्तर एक बड़े हवेली जैसे घर में था। ऊंचे दरवाजे, मोटी दीवारें, अंदर ठंडक। कामिल को एक कमरे में बिठाया गया। देर तक वो इंतजार करता रहा। फिर वजीर मंसूर आया। वजीर मंसूर एक लंबे कद का आदमी था। सफेद दाढ़ी, कीमती जुब्बा, सिर पर एक बड़ी पगड़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। कामिल उठा, उसने सलाम किया। वजीर ने बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। उसने आहिस्ता से बात शुरू की। उसने कामिल से उसके बारे में पूछा, उसका नाम, उसका काम, उसका घर कहाँ है। कामिल ने सब बताया। फिर वजीर ने एक बड़ा सवाल किया। उसने पूछा कि कामिल का शेख इब्राहिम से क्या ताल्लुक है और उनके मामले में उसकी क्या दिलचस्पी है। कामिल ने सच कहा। उसने बताया कि शेख इब्राहिम उसके पास एक दस्तावेज लेकर आए थे और उसने उसे देखा था। वजीर ने एक और सवाल किया। उसने पूछा कि क्या कामिल को उस दस्तावेज में कुछ गलत लगा। कामिल एक पल के लिए रुका। ये वो लम्हा था, अगर वो झूठ बोलता तो शायद उस दिन की तरह वो घर चला जाता, सुरक्षित। लेकिन उसका ज़मीर उसे झूठ बोलने नहीं देता। कामिल ने कहा, हाँ, उसे वो दस्तावेज संदिग्ध लगा। वजीर की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। उसने शांत आवाज में कामिल को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि कामिल एक छोटा कातिब है, उसे बड़े लोगों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये एक खुली धमकी थी, नरम आवाज में दी गई, लेकिन थी धमकी। कामिल ने उसे सुना। उसके हाथ थोड़े ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने जवाब दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ वो करता है जो सच और इंसाफ के लिए जरूरी है। वजीर मंसूर का चेहरा थोड़ा बदला। वो उठा, उसने कामिल की तरफ एक आखिरी नजर डाली और फिर कमरे से बाहर चला गया। कामिल को उस दिन जाने दिया गया, लेकिन उस रात जब बगदाद सोया तब वजीर मंसूर के घर में रोशनी थी। वो अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसने एक नया फैसला किया था, अगर कामिल रुकने वाला नहीं है तो उसे रोकना होगा, और रोकने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ही इल्जाम में फंसाना। वजीर का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने एक योजना बनाई,
एक ऐसी योजना जो कामिल की जिंदगी को तोड़ देगी, एक ऐसी योजना जिसके सामने एक गरीब नौजवान का क्या, पूरी बगदाद की अदालत भी कुछ नहीं कर सकती थी। उस रात बगदाद में एक बहुत बड़ा झूठ पैदा हो रहा था और उस झूठ का शिकार था कामिल। दजला नदी का पानी उस रात काला लग रहा था, जैसे उसने भी महसूस कर लिया था कि कुछ बुरा होने वाला है। आसमान में तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी थोड़ी धुंधली थी और एक गरीब नौजवान अपने छोटे से कमरे में सो रहा था, बेखबर इस बात से कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। वो सुबह जब आई तो उसके साथ एक तूफान भी आया। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, आसमान में एक हल्की नारंगी रोशनी थी। बगदाद की गलियां अभी नींद से जाग रही थी। पानी लाने वाले, रोटी बेचने वाले, दूध लाने वाले सब अपने अपने काम में लगे थे। कामिल के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया गया, एक बार नहीं कई बार, जोर से, ऐसे कि पूरी गली जाग गई। जैनब ने घबराकर आंखें खोली। कामिल पहले से जाग चुका था, शायद उसे किसी अनजाने डर ने जगाया था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने 5-6 सिपाही थे, शाही वर्दी में। उनके हाथ में भाले थे और उनके चेहरों पर एक भाव था जो किसी को नर्म नहीं कहेगा। उनके पीछे एक अफसर था, उसके हाथ में एक हुक्मनामा था। उस हुक्मनामे में लिखा था कि कामिल इब्न अब्दुल्लाह पर आरोप है शाही दस्तावेजों की चोरी का, नकली दस्तावेज बनाने का और राज्य के खिलाफ साजिश का, और उसे फौरन गिरफ्तार किया जाना है। कामिल वही खड़ा रह गया, उसके पांव जम गए, उसका दिमाग एक पल के लिए रुक गया, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। शाही दस्तावेजों की चोरी, नकली दस्तावेज, ये इल्जाम, ये सरासर झूठ था। लेकिन झूठ भी अगर शाही मुहर के साथ आए तो उसे झूठ साबित करना पहाड़ से लड़ने जैसा है। पीछे से जैनब की आवाज आई। उन्होंने बेटे को देखा सिपाहियों के घेरे में और उनकी आंखें भर आई, लेकिन वो रोई नहीं। उन्होंने अपने आंचल से मुंह ढांका और बस देखती रही। कामिल ने पलटकर एक बार माँ को देखा। वो नजर, वो एक ऐसी नजर थी जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। उसमें माफी थी, हौसला था और एक वादा था, माँ मैं वापस आऊंगा। कामिल को सिपाहियों ने पकड़ लिया, उसके हाथों में जंजीरें पहनाई गई और वो उस गली से गुजरा, उसी गली से जहां वो बचपन से चलता आया था, एक कैदी की तरह। पड़ोसी दरवाजों से झांक रहे थे। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ ने नहीं कहा। गली में एक खामोशी थी, वो खामोशी जो तब होती है जब लोग कुछ देख रहे होते हैं जो उन्हें देखना नहीं चाहिए। बगदाद का जेलखाना शहर के पूर्वी हिस्से में था। उसे दार अल सजन कहते थे। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और भीतर एक ऐसी दुनिया जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कामिल को उस जेल के भीतर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी छोटी थी, दीवारें पत्थर की थी, ठंडी और नम। फर्श पर गंदी पुआल बिछी थी। एक छोटी सी रोशनदान थी जिसमें से हवा और थोड़ी सी रोशनी आती थी। कामिल उस कोठरी में बैठा। उसके हाथों की जंजीरें उतार ली गई थी, लेकिन उसके दिल पर एक और जंजीर थी, एक ऐसी जंजीर जो लोहे की नहीं, बेइंसाफी की थी। वो बहुत देर तक बैठा रहा। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। कैसे साबित होगा कि वो बेगुनाह है? काजी रशीद तक उसकी बात कैसे पहुंचेगी? माँ का क्या होगा? शेख इब्राहिम का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, वजीर मंसूर के खिलाफ एक कैदी क्या कर सकता है? कामिल ने अपनी माँ के सिखाए एक सबक को याद किया। जब भी जिंदगी बहुत तंग हो जाए, रो मत, सोचो, और जब सोच काम न करे, सब्र करो, क्योंकि सब्र वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। सब्र। कामिल ने आंखें बंद की। उसने अपने आप को समझाया, ये रात भी गुजरेगी, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जेल में पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। खाना कम मिलता था, सूखी रोटी और पानी। सोने की जगह ठंडी थी। आसपास के कैदी, जिनमें से कुछ असली मुजरिम थे, उसे परेशान करते थे। लेकिन कामिल ने अपना हौसला नहीं खोया। उसने उस कोठरी में भी एक काम ढूंढ लिया। वो जेल के दूसरे कैदियों के लिए खत लिखने लगा, जिनके परिवार थे, जिन्हें अपनों को संदेश भेजना था। उसके पास कागज और कलम तो थे नहीं, लेकिन जेलर का एक बूढ़ा क्लर्क था जो उसे देखकर नरम पड़ गया। उस क्लर्क ने कामिल को कुछ कागज और एक पुरानी कलम दी और कामिल ने लिखना शुरू किया। दूसरों के दुख, दूसरों के दर्द को शब्दों में पिरोना। इस काम ने कामिल को एक चीज दी, उसने उसे जिंदा रखा। जेल के बाहर क्या हो रहा था ये कामिल को पता नहीं था, लेकिन बाहर बहुत कुछ हो रहा था। वजीर मंसूर ने अपना झूठ और गहरा किया। उसने 3 झूठे गवाह तैयार किए जो ये कहने के लिए तैयार थे कि उन्होंने कामिल को नकली दस्तावेज बनाते हुए देखा था।
उसने एक नकली दस्तावेज भी तैयार कराया जिस पर कामिल के हस्ताक्षर जैसे कुछ अक्षर थे, और इन सब चीजों के साथ उसने काजी के दफ्तर में एक शिकायत दर्ज कराई। लेकिन यहाँ एक बात हुई जो वजीर को उम्मीद नहीं थी। काजी रशीद एक ईमानदार इंसान थे। उन्होंने जब ये मामला देखा तो उन्हें कुछ बातें अजीब लगी। एक गरीब कातिब पर शाही दस्तावेजों की चोरी का इल्जाम, ये थोड़ा बेजोड़ लग रहा था, और जो सबूत पेश किए गए वे थोड़े ज्यादा तैयार लग रहे थे। काजी रशीद ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए रखी। इस बीच शेख इब्राहिम भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बगदाद के कुछ दूसरे बड़े व्यापारियों से मिलकर कामिल के पक्ष में एक अर्जी तैयार की। उन्होंने उस्ताद यूसुफ अलवर्राक को भी काजी के सामने गवाही देने के लिए तैयार किया। लेकिन ये सब आसान नहीं था। वजीर मंसूर ने अपने आदमियों को शेख इब्राहिम के पीछे लगा दिया। उन्हें धमकियां मिलने लगी। उनकी दुकान के बाहर अजीब से लोग घूमते दिखे। उनके कुछ कर्मचारियों ने अचानक काम छोड़ दिया। ये वजीर का तरीका था, सीधे न मारो, धीरे धीरे तोड़ो। और खालिद, कामिल का बचपन का दोस्त खालिद, उस वक्त कहा था वो वजीर मंसूर के दफ्तर में बैठकर उसी काम में मदद कर रहा था जो कामिल के खिलाफ था। ये वो धोखा था जो कामिल को सबसे ज्यादा दर्द देता अगर उसे पता होता। जेल में एक रात कामिल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक बहुत अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। रास्ते के दोनों तरफ ऊंची दीवारें हैं, आगे कोई रोशनी नहीं, पीछे भी अंधेरा। वो चलता जा रहा है लेकिन रास्ता खत्म नहीं होता। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके बाप उस्ताद अब्दुल्लाह की थी। वो कह रहे थे, बेटे अंधेरे में रुको मत, चलते रहो, रोशनी है, आगे है, बहुत आगे है, लेकिन उसके लिए चलना पड़ेगा। कामिल की आंख खुल गई। वो कोठरी के ठंडे फर्श पर था। बाहर से आवाजें आ रही थी लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने तय किया वो टूटेगा नहीं, चाहे कितना भी जुल्म हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो चलता रहेगा, सब्र के साथ, ईमान के साथ। और इसी सब्र के साथ उस ठंडी जेल में एक गरीब नौजवान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी की। 3 महीने बीत गए। जेल में 3 महीने किसी के लिए 3 साल से भी लंबे होते हैं। हर दिन एक जैसा, सुबह उठो, ठंडी रोटी खाओ, दिन गुजारो, रात को जमीन पर सो। बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं, माँ का कोई खबर नहीं, शेख इब्राहिम का कोई हाल नहीं। लेकिन कामिल ने एक बात जरूर की। उसने उस 3 महीने में अपने आप को गिरने नहीं दिया। उसने जेल के दूसरे कैदियों की मदद करना जारी रखा, उनके लिए खत लिखे, उनकी दर्दनाक कहानियां सुनी और जहां हो सका उनकी मदद की। जेल का वो क्लर्क जो उसे कागज देता था धीरे धीरे उसका दोस्त बन गया। उस क्लर्क का नाम था बासम। बासम एक साधारण आदमी था। उसे ये नौकरी मिली थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसका दिल साफ था। उसने कामिल को देखा, उसकी बातें सुनी और उसे यकीन हो गया कि ये इंसान बेगुनाह है। बासम ने एक दिन कामिल को एक खबर दी। उसने बताया कि बाहर एक बूढ़ी औरत है जो हर हफ्ते जेल के दरवाजे के पास आती है और उसके बारे में पूछती है। वो बूढ़ी औरत थी जैनब, कामिल की माँ। ये सुनकर कामिल की आंखें भर आई। पहली बार 3 महीने में उसकी आंखों में आंसू आए। उसने बासम से कहा कि उसे माँ के लिए एक खत लिखना है। बासम ने कागज दिया, कामिल ने लिखा और वो खत शायद उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लिखावट थी। हर शब्द में उसका दर्द था, उसका प्यार था, उसकी माँ के लिए तसल्ली थी। उसने लिखा, माँ मैं ठीक हूँ, माँ मैं टूटा नहीं हूँ, माँ तुमने मुझे जो सब्र सिखाया है वो काम आ रहा है, माँ एक दिन ये रात खत्म होगी। बासम ने वो खत जैनब तक पहुंचाया और जैनब ने वो खत अपने सीने से लगाया और पूरी रात रोती रही। लेकिन उनके दिल में एक रोशनी जल गई। इस बीच बाहर की दुनिया में कुछ और हो रहा था। शेख इब्राहिम ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने धमकियों के बावजूद अपना काम जारी रखा। उन्होंने बगदाद के कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो वजीर मंसूर के जुल्म का शिकार रह चुके थे और उन्हें पता चला कि ये पहला मामला नहीं था। वजीर मंसूर ने पहले भी ऐसे काम किए थे। उसने कई लोगों की जमीनें इसी तरह हड़पी थी, नकली दस्तावेजों के जरिए। उसने कई ईमानदार अफसरों को झूठे इल्जामों में फंसाया था, लेकिन हर बार उसने किसी न किसी तरह बच निकला था। शेख इब्राहिम ने एक एक पीड़ित की दास्तान इकट्ठी करनी शुरू की। ये एक खतरनाक काम था, लेकिन उन्होंने किया और इसी सिलसिले में उन्हें एक बहुत जरूरी चीज का पता चला, एक पुराना दस्तावेज। ये दस्तावेज बगदाद के एक पुराने व्यापारी के पास था
जो कई साल पहले वजीर मंसूर के जुल्म का शिकार हुआ था और तब से बगदाद के बाहरी इलाके में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। उस दस्तावेज में वजीर मंसूर के हाथ से लिखे हुए कुछ आदेश थे, ऐसे आदेश जो साबित करते थे कि उसने जानबूझकर नकली दस्तावेज बनाने का काम किया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये दस्तावेज सुरक्षित कैसे रहे और इसे काजी तक कैसे पहुंचाया जाए बिना वजीर को पता चले। इसी वक्त जेल के भीतर एक और बात हो रही थी। कामिल को एक रात कुछ सुनाई दिया। उसकी कोठरी के पास एक दूसरी कोठरी थी जिसमें एक पुराना कैदी था। कामिल ने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन उस रात वो बड़बड़ा रहा था बुखार में, और जो बातें वो बड़बड़ा रहा था वे कामिल के कानों में पड़ी, और उन बातों में एक नाम था, वजीर मंसूर का नाम। कामिल ने ध्यान से सुना। उस बूढ़े कैदी का नाम था कासिम। वो एक पुराना क्लर्क था जो वजीर के दफ्तर में काम करता था। उसने वजीर के एक काम से इनकार किया था, एक नकली दस्तावेज बनाने से, और उसे फौरन जेल में डाल दिया गया था। वो 3 साल से जेल में था और उसके पास एक राज था। कामिल ने उस रात बासम को बुलाया। उसने कहा कि वो उस बूढ़े कैदी से मिलना चाहता है। बासम ने मदद की। अगले दिन एक छोटी सी बातचीत में कामिल कासिम से मिला। कासिम बहुत बीमार था। उसकी आंखें धुंधली थी, शरीर कमजोर था, लेकिन जब उसने कामिल को देखा और जब कामिल ने उसे अपनी दास्तान सुनाई तो कासिम की आंखों में एक चमक आई। उसने कामिल से कहा कि उसके पास एक बहुत जरूरी जानकारी है। उसने बताया कि वजीर मंसूर के घर में एक छुपी हुई जगह है जहां वह अपने सारे असली कागज रखता है, वे कागज जो उसके जुर्मों की गवाही देते हैं। वो जगह वजीर के बड़े कमरे में एक दीवार के पीछे है और उस जगह तक पहुंचने का एक खास तरीका है। कासिम ये जानता था क्योंकि उसी ने वो छुपी जगह बनवाई थी बरसों पहले जब वजीर पर भरोसा करता था। ये जानकारी कामिल के लिए सोना थी, लेकिन जेल में बंद कामिल इस जानकारी का क्या करता? ये जानकारी किसी ऐसे इंसान तक पहुंचानी थी जो बाहर हो, जो भरोसेमंद हो और जो ये काम कर सके। कामिल ने बासम की मदद से शेख इब्राहिम तक एक संदेश पहुंचाया, एक बहुत सावधानी से लिखा हुआ संदेश जिसमें कोड की भाषा थी जो सिर्फ शेख इब्राहिम समझ सकते थे। वो संदेश पहुंचा और जब शेख इब्राहिम ने वो पढ़ा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझा कि क्या करना है, लेकिन ये काम अकेले नहीं हो सकता था। इसके लिए किसी बहुत दुस्साहसी इंसान की जरूरत थी। और वो इंसान कहाँ से आएगा? बगदाद बड़ा शहर था, इसमें हर तरह के लोग थे, कुछ ऐसे भी जो जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हौसला रखते थे। शेख इब्राहिम ने ढूंढना शुरू किया और इसी दौरान कामिल जेल में बैठकर एक काम और कर रहा था। वो लिख रहा था। उसने अपनी पूरी दास्तान लिखी, शुरू से। शेख इब्राहिम का मामला, वजीर का बुलावा, उसकी गिरफ्तारी, झूठे इल्जाम और वो सब जो उसने कासिम से सुना था, ये सब उसने बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी से लिखा। ये दस्तावेज था, एक ऐसा दस्तावेज जो एक दिन काम आ सकता था। कामिल जानता था कि उसके पास अभी कोई ताकत नहीं है, वो एक कैदी है, लेकिन उसके पास शब्द है और शब्दों में बड़ी ताकत होती है, बशर्ते कि वे सच्चे शब्द हों। उस रात जेल में एक छोटे से दिए की रोशनी में कामिल ने लिखा। उसके हाथ थकते नहीं थे क्योंकि उसका दिल थका नहीं था। बाहर बगदाद में रात थी, दजला नदी बह रही थी और एक गरीब नौजवान के सब्र और ईमान की कहानी अपनी सबसे नाजुक मोड़ पर थी। 4था महीना शुरू हुआ। बगदाद में एक खबर फैली। खलीफा, जो शहर के महल में रहते थे और जिनके हाथ में पूरे राज्य की बागडोर थी, वो बीमार पड़ गए। ये एक बड़ी खबर थी। पूरे शहर में लोग दुआएं मांग रहे थे, मस्जिदों में खास इबादतें हो रही थी, लेकिन इस बीमारी की एक और कहानी थी जो सिर्फ कुछ लोग जानते थे। खलीफा की बीमारी की जड़ में एक भ्रष्टाचार था। वजीर मंसूर ने कुछ महीने पहले खलीफा के दरबार के लिए एक बड़ी खरीदारी का काम अपने हाथ में लिया था, महल के लिए दवाइयाँ और जड़ी बूटियां, और उसने उस काम में भी घपला किया था। असली दवाइयाँ नहीं भेजी थी, नकली भेजी थी, और उन नकली दवाइयों में से कुछ ने खलीफा को नुकसान पहुंचाया था। ये बात बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन शेख इब्राहिम को पता चल गई, उन पीड़ितों में से एक के जरिए जो दवाइयों के उस व्यापार से जुड़ा था। ये बात अगर सही साबित हो जाए तो वजीर मंसूर सिर्फ एक कातिब के मामले में नहीं, बल्कि खलीफा के साथ धोखे के मामले में भी दोषी होगा। और खलीफा के साथ धोखा, ये कोई छोटा जुर्म नहीं था। शेख इब्राहिम के दिमाग में एक योजना बनी, लेकिन इस योजना को सफल करने के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खलीफा के दरबार तक पहुंच सके। बगदाद में खलीफा के पास एक खास काजी था, काजी रशीद,
जो शहर के मामले देखता था, और काजी रशीद के पास एक बात थी, वो ईमानदार था। शेख इब्राहिम ने एक कदम उठाया जो बहुत खतरनाक था। उन्होंने काजी रशीद के पास एक लंबी अर्जी भेजी। उस अर्जी में सब कुछ था, कामिल का मामला, नकली दस्तावेज की बात, उस्ताद यूसुफ की गवाही, कासिम की जानकारी और दवाइयों वाला मामला। ये अर्जी बहुत खतरनाक थी, क्योंकि अगर वजीर को पता चल गया तो शेख इब्राहिम का भी वही हाल होता जो कामिल का हुआ था। लेकिन शेख इब्राहिम ने ये जोखिम उठाया, क्योंकि एक गरीब नौजवान जो बेगुनाह था, जेल में बंद था और इंसाफ के लिए कुछ तो करना था। काजी रशीद ने वो अर्जी पढ़ी और वो बहुत देर तक चुप रहे। वो जानते थे कि ये मामला कितना संवेदनशील है। वजीर मंसूर बहुत ताकतवर था, उसके बहुत से दोस्त थे दरबार में। अगर वो गलत कदम उठाया तो उनकी अपनी नौकरी खतरे में थी। लेकिन काजी रशीद ने एक बात सोची, अगर एक ईमानदार न्यायाधीश भी डरकर बैठ जाए तो फिर इंसाफ कहाँ से आएगा। उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने उस्ताद यूसुफ को बुलाया, उन्होंने शेख इब्राहिम को बुलाया और उन्होंने एक खुफिया जांच शुरू की। ये जांच इतनी खुफिया थी कि वजीर के जासूसों को भनक तक नहीं लगी। काजी रशीद के एक खास आदमी ने वजीर के घर के आसपास नजर रखी। उसने उस छुपी जगह की तलाश शुरू की जिसके बारे में कासिम ने बताया था। ये आसान नहीं था, लेकिन एक रात, एक अंधेरी खामोश रात में वो आदमी वजीर के घर के पास पहुंचा और उसने एक ऐसी बात देखी जो उसने उम्मीद नहीं की थी। वजीर मंसूर अपने घर से निकल रहा था आधी रात को, और उसके साथ एक आदमी था जिसके हाथ में एक बड़ी पोटली थी। काजी का आदमी पीछे पीछे गया। वे दोनों बगदाद के उस हिस्से में गए जो शहर से बाहर था। वहां एक पुरानी इमारत थी। वे उसके भीतर गए। कुछ देर बाद वे बाहर निकले, लेकिन अब पोटली उनके साथ नहीं थी। काजी के आदमी ने उस इमारत का पता नोट किया। अगले दिन काजी रशीद ने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ उस इमारत की तलाशी ली, और वहां जो मिला वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उस पुरानी इमारत में एक बड़ी संदूक थी, लोहे की, जंजीर से बंधी हुई। उसमें दस्तावेज थे, बहुत सारे दस्तावेज, और उन दस्तावेजों में वे सारे कागज थे जो साबित करते थे कि वजीर मंसूर ने क्या क्या किया था। नकली दस्तावेजों की भरमार थी। हर उस जमीन के रिकॉर्ड थे जो उसने गलत तरीके से हासिल की थी। उन लोगों की सूचियां थी जिन्हें उसने झूठे इल्जामों में फंसाया था, और सबसे अहम, दवाइयों की वो फर्जी रसीद थी जो साबित करती थी कि उसने खलीफा के महल के लिए नकली दवाइयां भेजी थी। ये एक पूरा खजाना था, लेकिन झूठ और जुर्म का। काजी रशीद उन कागजों को देखकर बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने एक हुक्म दिया, ये सारे दस्तावेज अभी खलीफा के महल में भेजे जाएंगे, और ये भी कि कामिल इब्न अब्दुल्लाह को जेल से फौरन रिहा किया जाए। इधर जेल में उस दिन की सुबह कामिल को कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी शांति, जैसे लंबे समय के बाद हवा बदल गई हो। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी जो कह रही थी, आज कुछ होगा। दोपहर को जेल का दरवाजा खुला। बासम आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कामिल ने पहले कभी नहीं देखी थी, और उसके पीछे काजी के 2 सिपाही थे। उन्होंने कामिल को बताया कि उसे रिहा किया जा रहा है। कामिल एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे उठा। उसके पांव कुछ डगमगाए। 3 महीने की ठंडी जमीन ने पांवों को कमजोर कर दिया था, लेकिन वो उठा, खड़ा हुआ और जेल के उस लोहे के दरवाजे से बाहर निकला। बाहर धूप थी। बगदाद की वो धूप जो पहले उसे साधारण लगती थी, आज असाधारण लग रही थी। उसकी गर्माहट ऐसे लग रही थी जैसे बरसों की ठंड एक पल में दूर हो गई। कामिल ने आंखें बंद की। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसके होठों पर एक शब्द आया, शुक्र। वो दिन बगदाद में हमेशा याद रखा गया। एक ऐसा दिन जब सच और झूठ आमने सामने आए। एक ऐसा दिन जब एक गरीब नौजवान के सब्र ने साबित किया कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिरकार झुकता है। काजी रशीद की अदालत में उस दिन एक बड़ी सुनवाई थी। पूरे बगदाद में खबर फैल गई थी, वजीर मंसूर पर मुकदमा। लोग सड़कों पर जमा थे, बाजार बंद हो गए थे, मस्जिदों में लोग दुआएं मांग रहे थे, और अदालत के उस बड़े कमरे में एक तरफ था वजीर मंसूर, जो अभी भी अपनी सफेद दाढ़ी और कीमती जुब्बे में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक घबराहट थी जिसे छुपाना मुश्किल था। और दूसरी तरफ था कामिल, एक साफ लेकिन साधारण कपड़ों में, पतला, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत रोशनी थी। काजी रशीद ने मुकदमा शुरू किया। पहले उन्होंने वो सारे दस्तावेज पेश किए
जो उस पुरानी इमारत से मिले थे। एक एक कागज, हर कागज एक कहानी कह रहा था, जुल्म की, बेइंसाफी की, लालच की। फिर उस्ताद यूसुफ अलवराकाय, बूढ़े, झुके हुए, लेकिन उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। उन्होंने बताया कि वजीर के बनाए नकली दस्तावेज में क्या गलतियां थी। उन्होंने साबित किया कि वह दस्तावेज जो 30 साल पुराना दिखाया गया था, असल में बहुत हाल का था। फिर कासिम आया, जेल से रिहा किया गया, बीमार लेकिन जिंदा। उसने वो सब बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। और फिर शेख इब्राहिम ने वे सारी दास्तानें सुनाई जो उन्होंने उन पीड़ितों से इकट्ठी की थी जो वजीर के जुल्म का शिकार हुए थे। हर गवाह के साथ वजीर मंसूर का चेहरा थोड़ा और पीला होता जा रहा था। उसके वकील बोले, उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत इतने मजबूत हो तो शब्द बेकार होते हैं। फिर कामिल की बारी आई। वो उठा। उस छोटे से पतले नौजवान को सबने देखा, जिसने 3 महीने जेल में काटे थे, जिस पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, जिसकी माँ ने जेल के दरवाजे पर खड़े होकर बेटे का इंतजार किया था। कामिल ने वो दस्तावेज पेश किया जो उसने जेल में लिखा था, अपनी पूरी दास्तान, हर बात, हर तारीख, हर घटना। उसकी लिखावट देखकर काजी रशीद एक पल के लिए रुक गए। वो लिखावट, एक ऐसी लिखावट जो 3 महीने की जेल, भूख और तकलीफ के बाद भी उतनी ही सुंदर थी। हर अक्षर जैसे तराशा हुआ, हर शब्द जैसे किसी ने बड़े इत्मीनान से लिखा हो। काजी रशीद ने वो पढ़ा और उनकी आंखों में एक नमी आई। वो नमी इस एहसास की थी कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में भी अपना दिल नहीं खोते, जो मुसीबत में भी सच का दामन नहीं छोड़ते। अदालत में एक लंबी खामोशी थी। फिर काजी रशीद ने अपना फैसला सुनाया। वजीर मंसूर तमाम सबूतों की रोशनी में दोषी पाया गया। नकली दस्तावेज बनाने का, बेगुनाह लोगों को फंसाने का और खलीफा के साथ धोखे का। उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। उसे उसके पद से हटाया जाएगा और उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनका वजीर ने नुकसान किया था। वजीर मंसूर का चेहरा देखने लायक था। वो आदमी जो हमेशा इतना रौबदार और ताकतवर था, आज एक टूटे हुए पत्ते की तरह लग रहा था। उसे सिपाहियों ने घेर लिया और वो उस अदालत से बाहर ले जाया गया। अदालत के बाहर जब ये खबर फैली तो लोगों में एक हलचल हुई। कुछ खुश हुए, कुछ हैरान हुए, कुछ ने राहत की सांस ली। वे लोग जो वजीर के जुल्म का शिकार हुए थे, उनके लिए ये एक नई सुबह थी। और कामिल अदालत से बाहर निकला। गली में उसकी माँ जैनब खड़ी थी, आंखें भरी हुई, दुपट्टा सिर पर, हाथ आगे बढ़े हुए। कामिल ने तेज कदमों से चलकर माँ को गले लगाया और उस गले मिलने में वो सारा दर्द था जो 3 महीने में जमा हुआ था। वो सारा सब्र था जो इंसान के दिल में जमा होता है जब वो टूटने से इनकार करता है। जैनब ने बेटे का सिर थाम लिया। उनकी उंगलियां उसके बालों में फिरी। दोनों बहुत देर तक इसी तरह खड़े रहे। बगदाद की गली में, लोगों की भीड़ में, एक माँ और एक बेटा जो मिले थे एक लंबी और कठिन रात के बाद। उस दिन शाम को खलीफा के महल से एक खास संदेश आया। खलीफा ने जब पूरा मामला सुना, वजीर का जुल्म, कामिल का सब्र और वो सब जो हुआ, तो उन्होंने एक आदेश दिया, कामिल को महल में बुलाया जाए। अगले दिन कामिल महल गया। वो उसी साधारण कपड़े में था। उसके हाथ अभी भी थोड़े कमजोर थे, लेकिन उसकी आंखें साफ थी। खलीफा ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने उस नौजवान के बारे में सुना था। उन्होंने सुना था कि इस नौजवान ने तकलीफ में भी अपना ईमान नहीं छोड़ा, अंधेरे में भी सच का दामन नहीं छोड़ा, और ऐसे इंसान की, खलीफा ने कहा, इस दरबार में जरूरत है। कामिल को खलीफा के दरबार में एक खास जिम्मेदारी दी गई, दस्तावेजों की जांच और तस्दीक का काम, यानी वही काम जिसके लिए वो सबसे ज्यादा माहिर था। लेकिन अब उसे एक बड़े मंच पर करने का मौका मिला। ये एक ऐसी तरक्की थी जिसकी कामिल ने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इस तरक्की में एक खास बात थी। ये तरक्की उसे उसकी मेहनत से नहीं मिली थी, वो तो हमेशा से थी। ये उसे उसके सब्र से मिली थी, उस सब्र से जो उसने सबसे मुश्किल वक्त में रखा था। शेख इब्राहिम को उनकी जमीन वापस मिली। उन सभी लोगों को इंसाफ मिला जो वजीर के जुल्म का शिकार हुए थे। खालिद, जो कामिल का बचपन का दोस्त था और जिसने उसके साथ धोखा किया था, उसे भी जवाब देना पड़ा। लेकिन कामिल ने उसके बारे में कोई कड़ी सजा नहीं मांगी, बस इतना कहा कि उसे माफ करता है, क्योंकि जो इंसान डर की वजह से गलत करता है उस पर तरस खाना चाहिए। ये था कामिल का वो बड़पन जो उसकी गरीबी से कभी नहीं छिना था। उन दिनों के बाद बगदाद में एक किस्सा मशहूर हो गया। लोग कहते थे
एक गरीब कातिब ने वो काम किया जो बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोग नहीं कर सके। उसने झूठ के सामने सच को खड़ा रखा। उसने जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया और उसने साबित किया कि सब्र आखिरकार हमेशा जीतता है। दजला नदी के किनारे उस छोटी सी बस्ती में जैनब के घर के सामने एक छोटा सा मकान बनाया गया, कामिल के लिए, साफ सुथरा, पक्का, रोशन। और उस मकान के दरवाजे पर कामिल ने खुद अपने हाथ से कुछ लिखा। उसने लिखा, सब्र का फल मीठा होता है, चाहे कितनी ही देर लगे। ये वो सच था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी जीकर सीखा था। ये वो सच था जो बगदाद की गलियां कभी नहीं भूली। और ये वो सच है जो आज भी उतना ही सच है जितना उस दिन था। जुल्म कितना भी ताकतवर हो, सब्र उससे ज्यादा ताकतवर है। झूठ कितना भी चमकदार हो, सच उससे ज्यादा चमकदार है। और एक गरीब इंसान का ज़मीर वो उस अमीर की तिजोरी से ज्यादा कीमती है जिसे चोरी करके भरा गया हो। यही था बगदाद का वो किस्सा। यही था उस गरीब नौजवान के सब्र का किस्सा। और ये किस्सा जो एक कातिब की स्याही से लिखा गया था, आज भी दजला नदी की लहरों में गूंजता है। जब भी कोई थका हुआ इंसान नदी के किनारे बैठता है और सोचता है कि क्या ये जुल्म कभी खत्म होगा, तो पानी की आवाज में एक जवाब आता है, हाँ, खत्म होगा, बस थोड़ा सब्र रखो।